हेलो फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम्स के एप्लीकेशंस पढ़े थे। एप्लीकेशंस हमने फर्स्ट पढ़े थे। वो पिछली कक्षा में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। स्टूडेंट्स, हम सारे एप्लीकेशंस को इंग्लिश में इसलिए लिख दिए क्योंकि हिंदी में कुछ नामें जो हैं वो आपस में एक जैसे लगती हुई हैं, बट उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश में जो हेडिंग है वो थोड़ा आपको डिफरेंट उनमें बता देती है। तो स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम के कुल 6 अनुप्रयोग हैं, अर्थात 6 एप्लीकेशन हैं, जिनमें 5 एप्लीकेशन हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। जो उनमें है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर। इंटेंसिटी तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। चौथा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। पांचवा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर। और छठवां और अंतिम है स्टूडेंट्स, प्रूफ द कूलॉम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में हमने इससे पढ़ लिया है। आज हम इनके और इनके बारे में अर्थात दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स ज़रूर दबाइएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं हम गॉस। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास, एक समान आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात यूनिफॉर्म चार्ज्ड सिलेंडर। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक बेलन बना हुआ है। इस बेलन की त्रिज्या मान लीजिए कि कैपिटल आर है, या कैपिटल आर त्रिज्या का कोई बेलन है जिस पर आवेश घनत्व रो है। आवेश घनत्व रो है, अर्थात इसके प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा रो है। ठीक है स्टूडेंट, तब ऐसी स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान निकालेंगे वो 3 स्थिति में निकलेगी। पहली स्थिति होगी कि जब बिंदु P बेलन के बाहर हो, दूसरी स्थिति होगी जब बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो, और तीसरी स्थिति होगी जब बिंदु P बेलन के अंदर हो। तो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम कि बेलन के अक्ष को अक्ष मानकर r त्रिज्या या r दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करेंगे बाहर की ओर, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो E को हम इस प्रकार से दे दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस r दूरी को r त्रिज्या मान लेंगे और r त्रिज्या के आधार पर एक अन्य बेलन की रचना करेंगे स्टूडेंट्स। दोनों तरफ से उस बेलन का त्रिज्या जो होगा वो बराबर होगा, और बेलन की जो नई बेलन की रचना करेंगे उस बेलन की लंबाई मानेंगे स्मॉल l है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आते हैं, रचना कर लेते हैं इसको। इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी स्टूडेंट। यहाँ पर हम एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे, ये जिससे होकर विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। पहले हम अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद संपूर्ण बेलन के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अल्प पृष्ठ हम ले रहे हैं, इस अल्प पृष्ठ को हम ds दे सकते हैं नाम, और इनके बीच जो एंगल बनेगा हम उसको थीटा दे सकते हैं नाम। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ चीज़ें हम रफ कर देते हैं। ये 2 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हम डायग्राम में उसको शो नहीं कर रहे हैं अभी। स्टूडेंट्स, इस बेलन पर भी 3 भाग होंगे। पहला समतल वृत्तीय भाग S1, दूसरा समतल वृत्तीय भाग S2 और तीसरा वक्रीय भाग S3। स्टूडेंट, पहले अनुप्रयोग के अनुसार हम बता देंगे कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, और विद्युत क्षेत्र के समांतर होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों से विद्युत फ्लक्स की शून्य मात्रा निकलेगी, अर्थात 0 मात्रा निकलेगी, जबकि वक्रीय पृष्ठ S3 जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, इसलिए यहाँ से अधिकतम विद्युत फ्लक्स निकलते हैं। और हम इसी वक्रीय पृष्ठ पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए मान ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वक्रीय पृष्ठ S3 है इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, और यह, ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चित्र के बारे में कुछ शब्द लिख देते हैं। स्टूडेंट्स,
चित्र के बारे में हमने लिख दिया है कि माना आर त्रिज्या का एक बेलन है जिस पर आवेश घनत्व रो है। निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। पहला, जब बिंदु P बेलन के बाहर हो, जब बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो, और तीसरा, जब बिंदु P बेलन के अंदर हो। तो स्टूडेंट, पहली स्थिति हम चल रहे हैं कि जब बिंदु P बेलन के बाहर हो, अर्थात ये वाली स्थिति चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो माना कि बेलन के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E ज्ञात करनी है। तब r को त्रिज्या मानकर स्मॉल l लंबाई का, देख लीजिए स्टूडेंट, स्मॉल l लंबाई का एक अन्य बेलन की रचना करते हैं। हमने एक अन्य बेलन की रचना की है जिसमें 3 भाग हैं, S1, S2 और S3। S1 और S2 समतल वृत्तीय भाग हैं, इसलिए इस भाग से होकर कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अर्थात गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या 0 होगी। तीसरा भाग वक्रीय पृष्ठ है S3 जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ से होकर अधिकतम विद्युत फ्लक्स गुजरेगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिखेंगे कि वक्रीय पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू बंद समाकलन या रेखीय समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds लिख सकते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। स्टूडेंट्स, यहाँ से वेक्टर और डॉट हटेगा तो हम बता सकते हैं कि ये हो जाएगा समाकलन या बंद समाकलन E ds cos थीटा। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे अल्प पृष्ठ ds लिया था, इसलिए वहाँ पर E ds cos थीटा हो जाएगा। ये ds3 होगा एक्चुअल में स्टूडेंट, क्योंकि ये S3 पृष्ठ है। तो cos थीटा के प्लस पे हम 0 रखेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है। cos 0 इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पर ओनली बचेगा E बंद समाकलन ds3। ठीक है स्टूडेंट, अब चूंकि ये बेलन है और हमने पिछले कक्षा में भी आपको बताया था कि समाकलन ds3 जो है इसका मतलब होता है 2 पाई RL, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जहां समाकलन ds3 बराबर 2 पाई RL बेलन का वक्र पृष्ठ। तत्पश्चात हम गॉस के प्रमेय से चलेंगे। गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई E इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इसको माने हैं, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो इन दोनों का एक पद जो है स्टूडेंट्स आपस में बराबर है, तो दोनों समीकरणों का आपस में तुलना कर देंगे इक्वेशन 1 व 2 से। ठीक है ना, तुलना करके लिख देते हैं। हो जाएगा स्टूडेंट्स E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू निकाल लीजिए, या E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 हमें प्राप्त हुआ है E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आवेश घनत्व चूंकि Q है, Q की वैल्यू को हमको रखना है, तो Q की वैल्यू हमें इसी फार्मूले से निकलेगी। आवेश घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का सूत्र है स्टूडेंट, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, इसलिए द्रव्यमान की जगह पर हम आवेश का प्रयोग करेंगे कि आवेश अपॉन आयतन। स्टूडेंट, आयतन दिया हुआ है, बेलन है, चूंकि घनत्व की जगह पर रो ले लेंगे तो रो इक्वल टू आवेश Q हो जाएगा, और बेलन का आयतन होता है स्टूडेंट्स पाई R स्क्वायर इंटू L। बेलन की त्रिज्या कैपिटल R है स्टूडेंट, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पुनः लिख दे रहा हूँ कैपिटल R बेलन की त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल r इस बड़े बाहर वाले बेलन की त्रिज्या है। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकलेगी, या Q इक्वल टू पाई R स्क्वायर L इंटू रो। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इस Q के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 से हो जाएगा स्टूडेंट्स E इक्वल टू पाई R स्क्वायर L इंटू रो अपॉन 2 पाई R L इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, कुछ कट जाएगा, जैसे पाई से पाई कट जाएगा, L से L कट जाएगा। क्या बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास?
E इक्वल टू आर स्क्वायर रो अपॉन में 2r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स आर स्क्वायर रो अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट, ये पहली स्थिति होगी जब बिंदु P बेलन के बाहर हो, उसके लिए इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स अब चलते हैं स्थिति सेकेंड, जब बिंदु P बेलन के पृष्ठ पर हो। स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में जो बेलन का त्रिज्या कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, अर्थात कैपिटल R बराबर स्मॉल r। तब समीकरण 5वां जो हमारे पास प्राप्त हुआ है स्टूडेंट, इसमें स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देंगे, अर्थात स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। समीकरण 5 से E इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर रो अपॉन 2 कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट, नीचे के एक R से ऊपर का एक R कट जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा E इक्वल टू R इंटू रो अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये जो फार्मूला आएगा यही फार्मूला हमारा इक्वेशन नंबर 6 कहलाएगा, जो दूसरे स्थिति को सिद्ध करता है। स्टूडेंट तीसरी स्थिति चलेंगे जिसमें बताएंगे कि जो बिंदु P है, अर्थात ये बिंदु P जो है वो बेलन के अंदर में हो। अगर बेलन के अंदर चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में कैपिटल R की तुलना में स्मॉल r का मान बहुत कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, और बहुत कम होने के कारण उस स्थिति के लिए हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अर्थात r ग्रेटर देन स्मॉल r। इस स्थिति में r त्रिज्या वाले गासीय, ये r त्रिज्या वाले गासीय पृष्ठ में कुल आवेश जो q का मान है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा रो इंटू पाई r स्क्वायर, कैपिटल हम लिए थे तो इसके जगह पर स्मॉल r स्क्वायर इंटू l हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, हमने आवेश इक्वल टू निकाला है पाई r स्क्वायर l रो, तो यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर की जगह पर स्मॉल r स्क्वायर रख देंगे। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में मान रखने पर हो जाएगा स्टूडेंट E इक्वल टू Q का मान रो पाई R स्क्वायर L अपॉन समीकरण 3 था 2 पाई R L इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना स्टूडेंट। तो ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओनली बचेगा E इक्वल टू रो R अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट्स इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7, और ये हमारा तीसरा स्थिति का फार्मूला होगा E इक्वल टू रो इंटू स्मॉल r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से यह द्वितीय अनुप्रयोग का समापन होता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट तृतीय अनुप्रयोग में। स्टूडेंट्स आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का, और इस प्रमेय के आधार पर हमने एक डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स हम मानते हैं कि ए बी सी डी ये अनंत समतल चादर है, चालक चादर है, और इस पर प्लस क्यू आवेश देने पर इसका जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। स्टूडेंट इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र एक समान है। चादर के लंबवत दो या चादर के केंद्र से r दूरी पर, स्टूडेंट्स r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। चादर के P से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश ले रहे हैं, जिस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो P और P डैश को अक्ष मानते हुए और R त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करते हैं या एक बेलन की रचना करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि एक बेलन की रचना हुई है। इस बेलन के
वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर होगी या आर है, ठीक है स्टूडेंट। तो बेलन जो है वो समतल चादर ABCD के लंबवत है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बेलन पर 3 क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। पहला समतल वृत्तीय क्षेत्र S1, दूसरा समतल वृत्तीय क्षेत्र S2 और तीसरा ये जो क्षेत्र दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसको वक्रीय क्षेत्र कहते हैं। ये वक्रीय क्षेत्र है S3, ठीक है, S3। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र E के सापेक्ष वृत्तीय क्षेत्र S2 और S1 जो हैं वो लंबवत हैं, जबकि वक्रीय पृष्ठ S3 जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसलिए वक्रीय पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, जबकि वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स वृत्तीय पृष्ठ इस प्रकार समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स φE बराबर, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख दिया है चित्र के बारे में कि माना चादर ABCD से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर R दूरी पर अन्य बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि PP' चादर के लंबवत हो, तब PP' को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं। माना बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है तथा इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तब बेलन का बंद पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसलिए गासीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल Q, अर्थात Q बराबर सिग्मा इंटू A। समीकरण नंबर 1 दे दिए। अतः अब जो हम याद करेंगे स्टूडेंट, वो याद करेंगे कि वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स स्टूडेंट्स φE इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A प्लस E इंटू A। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि दोनों का विद्युत क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। इसलिए इसको मान लेते हैं, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स φE इक्वल टू 2EA। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए गॉस के प्रमेय को हम यहाँ पर यूज करेंगे। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय कहता है स्टूडेंट्स φE इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3, दोनों का एक पद बराबर है या सेम है, इसलिए दूसरे पदों का या पक्षों का तुलना करने पर हो जाएगा इक्वेशन 2 व 3 से स्टूडेंट तुलना कर देंगे 2 और 3 को, तो 2 इंटू EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आपको E की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 और A को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा या E इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। स्टूडेंट्स जो Q की वैल्यू है उसको आप समीकरण 1 से रख दीजिए। समीकरण 1 से Q का मान या वैल्यू पुट करने पर जब हम रखेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब स्टूडेंट्स ऊपर का A और नीचे का A कैंसिल हो जाएगा, A कट गया, तो बच गया हमारे पास E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो फार्मूला आया स्टूडेंट्स, यही हमारा मुख्य फार्मूला होगा या इस टॉपिक का आंसर होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स पुनः इसी यूट्यूब चैनल पर अगले टॉपिक के साथ।